अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहने का क्या मतलब होता है इसे समझ लीजिए। फ्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट विच एक्ट्स टेंजेंशियली अलॉन्ग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी सरफेस पर, मान लो यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, ये एक बॉडी है, सरफेस क्या है, एक बॉडी है, और यहाँ पर हमने एक दूसरा एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक जो रख दिए हैं ये एक बॉडी हो गया, तो दो सरफेस हो गया, दो बॉडी हो गया, ठीक है, दो बॉडी के सरफेस हो गए, एक तो इस ब्लॉक का सरफेस और ये जो रोड है रोड का सरफेस, ठीक है। तो दो बॉडी है दोनों। अब ये बॉडी ब्लॉक मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, आगे की तरफ को बढ़ रही है। तो जब ये ब्लॉक मूव कर रही है तो दो बॉडी है और ब्लॉक मूव कर रही है, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है ना। या फिर अबाउट टू मूव के कंडीशन है, मतलब मूव करना ये चाह रही है, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो जब ये बॉडी मूव कर रही होती है तो ये जो सरफेस का जो रफनेस है, रफनेस इसको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है, ठीक है, अपोज करता है। तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, इसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा फोर्स जो ब्लॉक के मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, और ये सरफेस पर टेंजेंशियली भी है, सरफेस के अलॉन्ग में टेंजेंट है। तो इस तरह के अपोजिंग फोर्स को, जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है, उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। और फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं? फ्रिक्शन तीन तरह के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का क्या मतलब है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली एनकाउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने सरफेस के ऊपर रख रखा है, ठीक है। और जब ब्लॉक को हमने सरफेस के ऊपर रख रखे हैं तो इसे हम लोग मूव करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है। मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स पर ये ब्लॉक मूव करेगा, आगे की तरफ को बढ़ेगा, लेकिन हमने इसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स लगाया, 9 न्यूटन फोर्स लगाया, 7 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक इसके ऊपर 10 या फिर 10 से ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तब तक 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये बॉडी मूव ही नहीं करेगा। तो मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स पर मूव करने चाह रहा है, तो इस पर यदि हम लोग 5 न्यूटन लगा दे, 6 न्यूटन लगा दे, 7 न्यूटन लगा दे, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन फोर्स तो हमने लगाया ना, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स लगा दिए 9 न्यूटन, 9.9 न्यूटन, ठीक है। वो मैक्सिमम फोर्स जो कि इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, लेकिन बॉडी रेस्ट में ही है। तो रेस्ट में है मतलब स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस तरह से अपोजिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बात को समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये 10 न्यूटन फोर्स पर ये मूव करेगा, तो हमने इस पर 9.9 न्यूटन लगा दिया, तो ये रेस्ट में ही है, लेकिन हमने फोर्स लगाया है। तो जब भी कोई एक्शन फोर्स लगाएंगे, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तुरंत इंस्टेंट उसी समय एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। तो यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम फोर्स जो इस के अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है और बॉडी रेस्ट में ही है, स्टैटिक पोजीशन में ही है, उसी मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जब ये बॉडी अबाउट टू मूव के कंडीशन में है, मतलब जस्ट मूव करने के कंडीशन में है, स्टार्ट स्लाइडिंग, अब ये स्लाइड होने वाला है, ठीक है, मूव करने वाला है, मतलब अब इसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगा दोगे तो ये बिल्कुल ही मूव करने लग जाएगा। तो एक मैक्सिमम फोर्स जिस पर ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, रेडी है, ये तैयार है बिल्कुल मूव करने के लिए, ठीक है ना।
उसी मैक्सिमम फोर्स जो अपोजिंग में लग रहा है उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अच्छा, डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहेंगे? उसका मतलब ये है कि बॉडी को जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिए, ठीक है ना, तो ये बॉडी मूव करने लग गया, मोशन में आ गया ना, ये बॉडी मोशन में आ गया, आगे की तरफ को बढ़ रहा है ये। तो ये बॉडी आगे की तरफ को बढ़ रहा है तो उसको अपोज कर रहा है एक अपोजिट फोर्स। तो जब कोई अपोजिंग फोर्स उस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा होता है तो उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जैसे मान स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी स्लाइड हो रही है, फिसल रही है, ठीक है ना, एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी को रख दिया गया है और वो मूव कर रही है। जब ये मूव कर रही है तो उसके ऑपोजिट में जो फोर्स काम कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी स्लाइड हो रही है ना तो उसके ऑपोजिट में तो इसको अपोज करेगा एक फोर्स, जिसे फ्रिक्शन के रूप में जानते हैं, उस फोर्स का नाम दे दिए स्लाइडिंग। और यदि कोई भी बॉडी रोल कर रहा है, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा बॉडी रोल कर रहा है, पहिया जो घूम रहा है, ठीक है, तो भी उसके अपोज में उसको अपोज कर रहा है कोई फोर्स, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है क्योंकि फोर्स तो आगे की तरफ को लग रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस है और ये पहिया मूव कर रही है, ये आगे की तरफ को बढ़ रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब बॉडी रोल कर रहा है तो उसके अपोजिट में जो फोर्स काम कर रहा है उसी को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। ठीक है ना, बस आज ये इतना ही, ये 4 पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम में काम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।